नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। मैं आज अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत आपको मैं 12वीं क्लास के अध्याय 5 के अंतर्गत बाजार संतुलन का अध्ययन कराऊंगी। और इसके साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। तो आइए अब हम जुड़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, अपने अध्याय के साथ, जिसका नाम है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन जो अध्याय है, इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं। एक पहला टॉपिक है, उसका नाम है संतुलन कीमत। तो आइए हम जान लेते हैं संतुलन कीमत किसे कहते हैं। तो पहले संतुलन कीमत के बारे में जान लेते हैं। संतुलन कीमत यानी इक्विलिब्रियम अंग्रेजी के वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि बाजार के अंतर्गत किसी भी परिवर्तन की प्रवृत्ति का ना पाया जाना। यानी जब भी बाजार में संतुलन होगा तो कीमत भी संतुलित होगी। और जैसे कि संतुलित कीमत वो होती है जिसमें कीमत को निर्धारित करने की शक्तियां जो होती हैं, उनमें परिवर्तन की कोई भी प्रवृत्ति नहीं होती है। यानी जो भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन बाजार में नहीं होता है, जो बाजार में जो कीमत प्रचलित है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो वो कहलाती है संतुलित या संतुलन कीमत। तो ये संतुलन कीमत कहलाती है। और संतुलन कीमत वो होती है जो मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। यानी डी माने डिमांड बराबर है एस के, यानी सप्लाई के। डी बराबर है एस के। तो इस प्रकार जो संतुलन कीमत होती है उसके घटक कौन कौन से हैं? दो हैं उसके घटक, एक तो है मांग और दूसरी है उसकी पूर्ति। यानी इसके संतुलन कीमत कैसे निर्धारित होगी? जब हम संतुलन कीमत लिख देंगे, संतुलन कीमत जब हम देखेंगे तो वो किससे निर्धारित होती है? दो घटकों से या दो तत्वों से। पहला तत्व होता है मांग, वस्तु की मांग, और दूसरा होता है वस्तु की पूर्ति। ये जहां पर दोनों ही बराबर होते हैं वहां पर संतुलन कीमत निर्धारित हो जाती है। अर्थात मार्केट में या बाजार में वो कीमत प्रचलित कीमत होती है जिसमें किसी भी प्रकार की परिवर्तन की संभावना नहीं होती है, तब कहते हैं, या किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुपस्थित पाई जाती है, तब कहते हैं संतुलन कीमत। यानी डी बराबर एस के, डिमांड बराबर है सप्लाई के, तब वो कहलाती है संतुलन कीमत। इसका टॉपिक है, वो कहते हैं यहाँ पर जो भी कीमत निर्धारित होगी, जहाँ पर डिमांड बराबर होगी सप्लाई के, वहां पर जो भी कीमत निर्धारित होगी उसको क्रेता और विक्रेता सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे। अगला इसका पॉइंट आ जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण क्यों होता है? क्योंकि देखिए, पहले जब क्या था, जब पहले डेविड रिकार्डो ने कहा कि किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? पूर्ति पक्ष के द्वारा। यानी किसी भी वस्तु की कीमत उसकी लागत के द्वारा निर्धारित होती है। लागत के द्वारा, लागत जब भी हम कोई भी उत्पादन कार्य करते हैं तो क्या होता है, उसमें कोई ना कोई लागत लगती है, कई प्रकार की लागतें लगती हैं। लेकिन जब भी उसको विक्रेता बेचना चाहेगा तो वो अपनी उस लागत को लगा करके और अपने लाभ को जोड़ करके तब वो किसी भी वस्तु की कीमत को निर्धारित करेगा। तो जब ये हमारे यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत का निर्धारण नहीं था, तब इसमें कीमत के निर्धारण के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों में मतभेद था। क्योंकि सबसे पहले डेविड रिकार्डो ने किसी भी वस्तु की कीमत को किस प्रकार निर्धारित किया? उस वस्तु की लागत के अनुसार उसको निर्धारित किया कि जितनी लागत होगी, कोई भी जो उत्पादन करता होगा वो उससे कम में उसको बेचना
नहीं चाहेगा। और इस जब पहली विचारधारा तो रिकार्डो की थी, जिसने पूर्ति पक्ष पर ज्यादा जोर दिया, यानी सप्लाई पर ज्यादा जोर दिया, जो कि लागत से संबंधित थी। और दूसरी विचारधारा थी बालरस और जेवंस की, जिन्होंने वस्तु की मांग पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु की कीमत वस्तु की सीमांत उपयोगिता द्वारा निर्धारित होती है। तो ये इस प्रकार उन्होंने किस पे बल दिया? मांग पक्ष पर अधिक बल दिया। यानी डेविड रिकार्डो ने पूर्ति पक्ष पर अधिक बल दिया और डेविड रिकार्डो ने लागत और पूर्ति पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया और बल दिया। लेकिन बालरस और जेवंस ने इसकी मांग पक्ष पर यानी डिमांड पर और सीमांत उपयोगिता पर ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि जितनी कोई भी विक्रेता है वो सीमांत उपयोगिता के बराबर उसका मूल्य देना चाहेगा। तो इस प्रकार ये दो विचारधाराएं, कीमत के संबंध में दो विचारधाराएं जो थी वो प्रचलित थी। लेकिन जब प्रोफेसर मार्शल लेकर आए और उन्होंने कहा कि इन्हें इस विवाद को समाप्त किया और कहा कि किसी वस्तु की कीमत उसकी उत्पादन लागत और उसकी सीमांत उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होती है। अब उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा किसी भी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यानी जहां वस्तु की मांग बराबर होगी, जहां वस्तु की मांग बराबर होगी पूर्ति के, यानी S बराबर D के, तो वहां पर सप्लाई बराबर डिमांड जहां पर होगी, वहां पर किसी भी वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति जहां पर बराबर होगी, वहां पर इसके कीमत का निर्धारण हो जाएगा। इन्होंने दोनों पक्षों को ध्यान में रखा, यानी पूर्ति पक्ष को भी और मांग पक्ष को भी, उत्पादन लागत को भी और सीमांत उपयोगिता को भी। इस आधार पर इन्होंने इस विवाद को समाप्त किया और इन्होंने मांग और पूर्ति दोनों पक्ष पर बराबर से ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु की कीमत का जो निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। तो देखिए आप इसमें दो बातें निकल कर आई। पहला है कि वस्तु की मांग क्यों होती है। वस्तु की मांग यानी वस्तु की मांग कोई क्यों करेगा और उसका मूल्य वो कितना देना चाहेगा। यानी वस्तु की मांग क्यों करेगा कोई भी क्यों करेगा, या उपभोक्ता क्योंकि जो भी वस्तुओं का उपभोग करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं और संसार के सभी लोग उपभोग करते हैं, तो वो सभी लोग उपभोक्ता है, उत्पादक भी उपभोक्ता हैं। तो इन्होंने बताया कि मनुष्य क्यों करेगा किसी भी वस्तु का उपभोग, यानी किसी भी वस्तु की मांग करेगा क्योंकि उसके अंदर, उस वस्तु के अंदर उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता है या शक्ति है, तो वो वस्तु की मांग करेगा। और दूसरी है कि वो उस वस्तु का कितना मूल्य देने को तैयार होगा। कोई भी व्यक्ति वस्तु की मांग क्यों करेगा, यानी दो प्रश्न के सामने निकल कर आए। इस वस्तु की मांग के संबंध में दो प्रश्न थे मुख्य। पहला प्रश्न था कि कोई भी वस्तु की मांग क्यों करेगा और उस वस्तु की कितनी कीमत देना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि वो कोई भी व्यक्ति वस्तु की मांग तब करता है क्योंकि उस वस्तु में उसकी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता या शक्ति होती है। और दूसरी चीज है कि वो किसी भी वस्तु का अधिक से अधिक मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर देना चाहेगा। तो इस प्रकार सीमांत उपयोगिता के बराबर क्या होगा, अधिकतम मूल्य होगा। जो सीमांत उपयोगिता होगी वो अधिकतम मूल्य होगा उस वस्तु का, अधिकतम मूल्य, इससे अधिक वो मूल्य नहीं देगा। तो दोनों प्रश्नों का हल मिल गया। यानी जो मांग पक्ष में जो दो प्रश्न थे, पहला प्रश्न था कि कोई भी किसी वस्तु की मांग क्यों करेगा और उस वस्तु का कितना मूल्य देना चाहेगा। एक पक्ष था मांग पक्ष और दूसरा है वस्तु की पूर्ति। यानी कोई भी उत्पादन करता वस्तु का मूल्य क्यों लेता है और वो कम से कम कितना मूल्य लेने को तैयार हो जाएगा या होगा। तो ये भी दो प्रश्न आ गए। इसमें भी वस्तु की पूर्ति के पक्ष में भी दो प्रश्न है। यानी कोई भी विक्रेता वस्तु का मूल्य क्यों लेता है और उस वस्तु का वो कितना मूल्य लेना चाहेगा। तो ये बात निकल कर आ गई कि कोई भी
वो जो उत्पादन करता है, क्योंकि जब भी उत्पादन करता किसी भी वस्तु का निर्माण करता है तो कुछ ना कुछ उसमें लागत अवश्य लगती है या कुछ ना कुछ खर्च और व्यय अवश्य होता है। तो वो उस लागत के बराबर वो मूल्य मांगेगा, यानी उस लागत से ज्यादा ही वो मूल्य उस वस्तु का निर्धारित करेगा। और जब वो किसी भी वस्तु की सीमांत लागत के बराबर वो वस्तु का मूल्य लेना चाहेगा, उससे कम वो मूल्य लेना नहीं चाहेगा। तो इन दोनों जो वस्तु की पूर्ति होती है वो पूर्ति के नियम के द्वारा नियंत्रित होती है। अब वस्तु की जो मांग होती है वो वस्तु की नियम के द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि वस्तु की मांग, यानी मांग का क्या नियम है? मांग का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, और यदि उसकी कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। इसी प्रकार से वस्तु की जो पूर्ति का जो नियम है वो हमें ये बताता है कि ऊंची कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा की सप्लाई होगी और नीची कीमत पर वस्तु की कम, यानी इनमें दोनों में प्रत्यक्ष और सीधा संबंध है। व्यक्तिगत जो पूर्ति अनुसूची होती है वो बाजार की पूर्ति अनुसूची को प्रकट करेगी। जो व्यक्तिगत सूची को मिलाकर के जब हम निर्माण करेंगे तो वो बाजार की पूर्ति अनुसूची कहलाएगी। और इसी तरीके से जब हम क्रेडिट मांग सूची होती है वो बाजार मांग सूची को प्रदर्शित करेगी और मांग सूची का निर्माण किया जा सकता है। तो अब मांग और पूर्ति का साम्य इसमें एक बार निकल गया, यानी वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। अब साम्य क्या आएगा? यानी मांग एवं पूर्ति का साम्य। मांग एवं पूर्ति का साम्य। साम्य का मतलब होता है संतुलन। तो देखिए ये कहां पर होता है, यानी कीमत बराबर होती है, कीमत बराबर है सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता बराबर है सीमांत लागत, सीमांत लागत। तो कीमत, वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित हुई? यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों, सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा, और सीमांत उपयोगिता बराबर सीमांत लागत, इनके बराबर किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारित होगी। तो अब हम जान लेते हैं तालिका के द्वारा कि तालिका के द्वारा कैसे किसी भी वस्तु का निर्धारण होगा। तो देखिए इसको बता देते हैं, मांग और पूर्ति की संतुलन की शक्तियों के द्वारा कैसे निर्धारित होगा। तो चलिए जान लेते हैं इसको भी। देखिए हम इसको एक तालिका बनाते हैं, तालिका। इसमें हमने कीमत लिख दी, यानी केले मान लीजिए, केलों की पूर्ति और मूल्य, केलों का मूल्य और केलों की मांग। 3 कॉलम बना लेते हैं हम। केलों की मांग क्योंकि दर्जन में होगी और पूर्ति भी दर्जन में होगी। दर्जन में, और मूल्य प्रति दर्जन। दर्जन। तो देखिए पहले क्या था, जब इसका केलों का मूल्य 10 रुपए प्रति दर्जन था, 100, और पूर्ति कितनी थी? 500। जब इसका मूल्य घटा, यानी इसका मूल्य घटेगा क्योंकि ये मूल्य ज्यादा है, केलों की मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है, तो उत्पादनकर्ता अपने मूल्य को घटाएगा ताकि उसकी बिक्री ज्यादा हो सके। तो मूल्य को घटाया तो कितनी हो गई? पूर्ति कितनी हो गई? 400, और मांग कितनी हुई? 200। यानी 8 रुपए प्रति दर्जन पर 400 दर्जन थे केलों की पूर्ति थी और केलों की मांग थी 200 दर्जन। फिर इसने और मूल्य थोड़ा घटाया, यानी 7 कर दिया, तब इसकी 300 हुई पूर्ति और ये भी मांग भी 300 हुई। अब जैसे जैसे ये अपने मूल्य को घटाएगा, यानी मान लीजिए इसने 5 किया, तो देखिए ये सप्लाई जो है ये कम होने लगेगी और जो मांग है वो ज्यादा होने लगे। इसने 4 कर दिया, 4 कर दिया, तो देखिए ये पूर्ति कितनी रह गई? 100, और मांग कितनी हो गई? 500। यानी इस तालिका के द्वारा हम समझ रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे
केलों की पूर्ति को, केलों के दाम को घटाया गया, वैसे केलों की पूर्ति घटती चली गई और केलों की मांग बढ़ती चली गई। देखिए जैसे जहां अब संतुलन बिंदु कहां पर आया, 300 जहां पर मांग और पूर्ति दोनों ही बराबर हैं, वो संतुलन कीमत कहलाएगी। यानी 7 रुपए पर 300 दर्जन केलों की मांग है और 300 दर्जन केलों की पूर्ति भी है, तो ये कहलाएगी संतुलन कीमत यानी संतुलित कीमत। और यहाँ पर ये साम्य की कीमत कहलाएगी, यानी मांग और पूर्ति के द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य का निर्धारण होना। तो ये हमने तालिका के द्वारा इसको देखा और हम इसको बता देते हैं चित्र के द्वारा भी, यानी ग्राफ के द्वारा, फिगर के द्वारा भी। देखिए एक तरफ हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के आधार पर इसको बनाएंगे। वाई अक्ष ये है हमारा और एक्स अक्ष हमारा ये है, ओ और एक्स अक्ष यहाँ है वाई। यहाँ पर हम 3 डाल लेंगे पी कीमत, यहाँ पर हम मांग और पूर्ति रखेंगे, यानी वस्तु केलों की मांग और पूर्ति, और इधर हम रखेंगे मूल्य प्रति दर्जन। देखिए हमने तालिका में देखा था कि 4 था न्यूनतम मूल्य, तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे और हम 2 का गैप दे करके 4, 6, 8 और 10 इस प्रकार से हम इसको निर्धारित करेंगे, इसके मूल्य को 8 और 10। और हम इधर केलों को निर्धारित कर देंगे, यानी 100 मिनिमम था और 500 अधिक था, 200, 300, 400 और 500। अब देखिए हमने इसको 7, जो 6 और 7 के बीच में जो पॉइंट रहेगा वो 7 का आएगा, इसको हम P मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर ही संतुलन है प्राइस। और ये यहाँ पर 300 है, दोनों ही क्वांटिटी कितनी है 300, यानी क्वांटिटी 300 है। जब 7 रुपए मूल्य था केले का तब सप्लाई और डिमांड दोनों ही 300 थे, 300 दर्जन थे। तो ये हमारा कर्व बन गया इस तरीके से, यानी हम यहाँ पर इसको सप्लाई कर्व को दिखाएंगे इधर और इस अंश पर हम दिखाएंगे डिमांड को, यानी डी कर्व को। ये हमारा एसएस है और ये हमारा डीडी है, दोनों ही एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, जहां पर ये संतुलन बिंदु कहलाएगा। और यहाँ पर ये इसकी प्राइस जो है पी यानी ओ पी बिंदु पर ओ क्यू मात्रा इसकी संतुलित मात्रा है और ई बिंदु पर किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण हो रहा है। घट जाएगी तो उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन को कम कर देंगे और फिर जब उत्पादन को अपने कम कर देंगे फिर कीमतें बढ़ेंगी और फिर मांग घटेगी और वो संतुलन पर आ जाएंगी। यानी जब तक कीमतें बढ़े घटेंगी और जब तक वस्तु की मात्रा और वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति तब तक बढ़ेगी और घटेगी जब तक कि ये ई बिंदु को प्राप्त नहीं कर लेती हैं। अर्थात जैसे ही वस्तु की कीमत गिरती है उसकी मांग बढ़ने लगती है और जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उसकी मांग कम होने लगती है। तो यहाँ पर ये मांग का जो संतुलन बिंदु है ये ई है और ई बिंदु पर किसी भी वस्तु की कीमत तय होती है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जो है वो डिमांड के बराबर है या डिमांड बराबर है सप्लाई के, यानी डी बराबर है एस के। तो ये है संतुलन मूल्य। ये किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी भी वस्तु के मूल्य के निर्धारण के लिए दोनों ही पक्षों का होना बहुत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले हेडिंग्स या अगले टॉपिक के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और तब तक के लिए